गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता के कारण डिस्कस किए थे और विद्रोह के कारण भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम विभिन्न विद्रोहों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल 22 विद्रोह हुए। इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोहों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1 है बहाउद्दीन गुरशासप का विद्रोह 1326 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1326 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह का बिगुल सुल्तान के फुकेरे भाई बहाउद्दीन ने बजाया था। वह सागर का सूबेदार था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसे सहन करने को तैयार नहीं था। अतः उसने विशाल सेना ख्वाजा जहां के अधीन गुरशासप के विरुद्ध भेजी। शाही सेना ने गुरशासप को पराजित कर दिया। गुरशासप ने भागकर कंपिला के शासक के पास जाकर शरण ली। शाही सेना गुरशासप का पीछा करते हुए कंपिला पहुंच गई। कंपिला के शासक ने 2 मास तक तुगलक की सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु अंत में पराजित होकर रणक्षेत्र में मारा गया। गुरशासप पुनः भागकर द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल के पास पहुंचा। वीर बल्लाल ने उसे शरण देने की अपेक्षा ख्वाजा जहां के सुपुर्द कर दिया। सुल्तान ने गुरशासप की खाल खींचवा दी तथा उसमें भूसा भरकर संपूर्ण साम्राज्य में घुमाया। उसका मांस चावल के साथ पकाया गया तथा उसके संबंधियों के पास खाने के लिए भेज दिया। इस निर्मम दंड द्वारा सुल्तान भावी विद्रोहियों में आतंक स्थापित करना चाहता था। डॉक्टर आगा मेहदी हुसैन के अनुसार इस प्रकार प्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक का अंत हुआ। इसने सुल्तान के क्रोधित व्यवहार के उदाहरण प्रस्तुत की तथा दर्शाया कि वह किस सीमा तक विरोध करने वालों के दिलों में भय उत्पन्न करके सभी विरोधों का दमन कर सकता है। गुरशासप के शब्द के साथ इस अमानुषिक व्यवहार ने जनता के मन में सुल्तान के विरुद्ध भय और घृणा उत्पन्न कर दी, जिसे सुल्तान ने भविष्य में विद्रोहों के विरुद्ध निवारक के रूप में प्रयोग करना चाहा। उसे वास्तव में उसने भड़काया। दूसरा है किशलू खां का विद्रोह 1328 ईस्वी। किशलू खां मुल्तान तथा सिंध का सूबेदार था। 1328 ईस्वी में उसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के 2 विभिन्न कारण बतलाए जाते हैं। प्रथम के अनुसार जब बहाउद्दीन गुरशासप की भूसा भरी खाल मुल्तान पहुंची तो किशलू खां ने इस्लामी पद्धति के अनुसार उसे दफन करवा दिया। जब सुल्तान को इसकी सूचना मिली तो उसे बड़ा क्रोध आया तथा उसने किशलू खां को तुरंत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। किशलू खां ने आदेश की अवहेलना की तथा विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। दूसरे मतानुसार राजधानी को दौलताबाद परिवर्तित करने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सभी प्रांतीय सूबेदारों को अपने परिवारों समेत दौलताबाद में निवास करने का आदेश दिया। किशलू खां ने आदेश देने वाले राजदूत की हत्या कर दी तथा सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का समाचार सुनते ही सुल्तान एक विशाल सेना सहित मुल्तान पहुंचा। दोनों सेनाओं के मध्य हुए युद्ध में किशलू खां मारा गया। उसका सर काटकर मुल्तान के दुर्ग पर लटका दिया गया। इस प्रकार किशलू खां के विद्रोह का दमन हुआ। तीसरा है गियासुद्दीन बहादुर का विद्रोह 1330 ईस्वी। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिंहासनारूढ़ के समय गियासुद्दीन बहादुर को कारावास से मुक्त कर बंगाल के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। गियासुद्दीन बहादुर ने बंगाल में अपनी शक्ति को संगठित किया। उसने साम्राज्य में सुल्तान की अप्रियता से लाभ उठाकर 1330 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। उसने खुतबे एवं सिक्कों पर सुल्तान का नाम हटाकर अपना नाम खुदवा दिया। उसके विद्रोह के दमन के लिए सुल्तान ने शीघ्र ही एक सेना भेजी। गियासुद्दीन युद्ध में पराजित हुआ। उसकी खाल खिंचवा ली गई तथा उसमें भूसा भरकर सारे साम्राज्य में उसका प्रदर्शन किया गया। चौथा है सिंध के विद्रोह 1328 ईस्वी तथा 1333 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सिंध में 2 बार विद्रोह हुए। प्रथम विद्रोह 1328 ईस्वी में कमालपुर में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व काजी
करीमुद्दीन एवं खतीब ने किया। इन दोनों विद्रोहियों को पराजित कर दिया गया तथा उनकी खाल खिंचवा ली गई। दूसरा विद्रोह 1333 ईस्वी में सेहवान में हुआ। यहाँ का शासक रतन नामक एक हिंदू था। सुल्तान ने उसे अजीम उस सिंध की पदवी से सम्मानित किया था। रतन की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण कुछ मुसलमान उससे ईर्ष्या करने लग पड़े थे। एक दिन उन्होंने एक षड्यंत्र द्वारा रतन की हत्या कर दी। इससे सुल्तान बहुत क्रोधित हुआ। उसने इस विद्रोह का निर्ममता से दमन किया। विद्रोहियों को बंदी बनाकर उनकी खाल खिंचवा ली गई। उनमें भूसा भरवाकर दुर्ग के द्वार पर लटका दिया गया। पांचवा है जलालुद्दीन एहसान शाह का विद्रोह 1335 ईस्वी। 1335 ईस्वी में माबर की सूबेदार जलालुद्दीन एहसान शाह ने विद्रोह कर दिया था। उस समय दोआब में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण प्रजा में बहुत असंतोष फैला हुआ था। इस स्वर्ण अवसर को देखते हुए जलालुद्दीन ने विद्रोह कर दिया था। सुल्तान ने इस विद्रोह के दमन के लिए अपने प्रधानमंत्री ख्वाजा जहां को भेजा। ख्वाजा जहां को एक षड्यंत्र द्वारा कत्ल करने की योजना बनाई गई थी। इस सूचना के मिलने के कारण ख्वाजा जहां मालवा से वापस लौट आया। अब सुल्तान ने स्वयं विद्रोह का दमन करने का निर्णय किया, किंतु जब वह वारंगल पहुंचा तो एक भयंकर महामारी के कारण हजारों सैनिक मारे गए। सुल्तान स्वयं भी बीमार हो गया, अतः सुल्तान वापस दिल्ली लौट आया। परिणाम स्वरूप माबर सल्तनत से स्वतंत्र हो गया। इससे दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हो गया। छठा है मलिक हुशंग का विद्रोह 1335 ईस्वी। माबर की सफलता ने साम्राज्य के अन्य सूबेदारों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। दौलताबाद के सूबेदार मलिक हुशंग ने यह सूचना सुनकर कि वारंगल में सुल्तान की मृत्यु हो गई है, 1335 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। बाद में जब उसे यह पता चला कि सुल्तान जीवित है तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया, अतः सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया। सातवां है विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी। उत्तर भारत में फैलने वाले विद्रोह की अग्नि ने शीघ्र ही दक्षिण भारत को भी अपनी लपेट में ले लिया। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने कंपिली पर अधिकार कर लिया था। इस आक्रमण के दौरान हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। यहाँ उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया। दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के विरुद्ध फैले असंतोष को देखते हुए कंपिली के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दमन के लिए सुल्तान ने एक विशाल सेना हरिहर एवं बुक्का के नेतृत्व में कंपिली भेजी। कंपिली पहुंचकर हरिहर एवं बुक्का ने इस्लाम को छोड़ दिया तथा पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक उनके दमन के लिए कुछ न कर सका। आठवां है फकीरुद्दीन का विद्रोह 1337 ईस्वी। पूर्वी बंगाल में बहराम खां का शासन था। 1337 ईस्वी में उसके अंगरक्षक फखरुद्दीन ने बहराम खां की हत्या कर दी तथा स्वयं फखरुद्दीन मुबारक शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा तथा सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने लखनौती के सूबेदार कद्र खां को फखरुद्दीन के विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया। दोनों सेनाओं के मध्य हुए युद्ध में कद्र खां मारा गया, अतः फखरुद्दीन ने लखनौती पर भी अधिकार कर लिया। क्योंकि इस समय सुल्तान राज्य के अन्य विद्रोहों का दमन करने में व्यस्त था, इसलिए वह बंगाल की ओर ध्यान न दे सका। इस कारण बंगाल भी दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया। नौवां है एन उल मुल्क का विद्रोह 1341 ईस्वी। एन उल मुल्क अवध का सूबेदार था। वह सुल्तान का सर्वाधिक प्रिय एवं विश्वास पात्र था। उसने दोआब में पड़े अकाल के समय तथा कड़ा के विद्रोह को कुचलने के लिए सुल्तान को बहुमूल्य सहयोग दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण के सूबेदार कुतलुक ख्वाजा के कार्य से संतुष्ट न था, अतः उसने दक्षिण में कुशल व्यवस्था के उद्देश्य से एन उल मुल्क को वहां भेजने का निर्णय किया। एन उल मुल्क के लिए यह गर्व की बात थी, किंतु उसे यह भ्रम हो गया कि सुल्तान उसकी बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या करते हुए उसे दक्षिण भेजना चाहता है, अतः उसने 1340-41 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की सूचना पाकर सुल्तान अत्यंत दुखी हुआ। वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर उसके विरुद्ध बढ़ा।
कन्नौज के पास हुए एक निर्णायक युद्ध में इन-उल-मुल्क पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर सुल्तान के समक्ष पेश किया गया। उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए सुल्तान के मन में दया आ गई तथा उसकी भूतपूर्व सेवाओं को देखते हुए क्षमा कर दिया। 10वां है वीर बल्लाल तृतीय का विद्रोह। 1342 ईस्वी। वीर बल्लाल तृतीय होयसल का शासक था। उसने यद्यपि सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु अंदर ही अंदर वह तुगलक शक्ति का अंत करने की योजनाएं बना रहा था। उसने माबर से अनेक क्षेत्र छीन लिए थे। इसके अतिरिक्त वह दक्षिण भारत में सुल्तान के विरुद्ध होने वाले अन्य विद्रोहों को भी बहुमूल्य सहयोग दे रहा था। अतः सुल्तान ने 1342 ईस्वी को वीर बल्लाल को एक सबक सिखाने का निर्णय किया। वह तुगलक सेना के साथ लड़ता हुआ पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। सुल्तान के आदेश पर उसे फांसी पर लटका दिया गया। 11वां है बहमनी राज्य की स्थापना। 1347 ईस्वी। 1346 ईस्वी में दौलताबाद में शासक वर्ग अथवा अमीरों की एक टोली, जिसका नाम अमीरान ए सदा था, ने मोहम्मद बिन तुगलक के सूबेदार अजीजुद्दीन खमर को निकाल दिया था। मोहम्मद तुगलक ने अजीजुद्दीन को दौलताबाद में अमीरों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भेजा था, क्योंकि अजीजुद्दीन का संबंध निम्न वर्ग से था। इसलिए उच्च वर्ग के अमीर भड़क उठे। उन्होंने दौलताबाद पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने इस्माइल मख को अपना सुल्तान घोषित कर दिया। वह नासिरुद्दीन इस्माइल शाह की उपाधि धारण करके राजगद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक यह सहन करने के लिए तैयार न था, अतः वह अपने सैनिकों को लेकर बड़ी तीव्रता से दौलताबाद पहुंचा। उसने इस्माइल शाह के सैनिकों को पराजित कर दिया, परंतु उसे शीघ्र ही गुजरात में भड़के विद्रोह को कुचलने के लिए जाना पड़ा। हसन गंगू नामक एक अन्य अमीर ने मोहम्मद तुगलक के सैनिकों को कड़ी पराजय दी। इस्माइल मख ने हसन गंगू के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। 11 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार बहमनी राज्य की स्थापना हुई। 12वां है तगी का विद्रोह। 1351 ईस्वी। तगी गुजरात में एक उच्च पद पर नियुक्त था। गुजरात में सुल्तान के विरुद्ध असंतोष को देखते हुए 1351 ईस्वी में तगी ने विद्रोह कर दिया। उसने गुजरात के सूबेदार का वध कर दिया तथा अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सुल्तान स्वयं उसके विरुद्ध एक विशाल सेना लेकर बढ़ा। अनहिलवाड़ा के पास हुई एक भीषण लड़ाई में तगी पराजित हुआ तथा वह सिंध भाग गया। सुल्तान ने गुजरात में शासन व्यवस्था का प्रबंध करने के पश्चात सिंध पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु दुर्भाग्यवश वह ठट्टा के निकट पहुंचकर बीमार हो गया तथा 20 मार्च 1351 ईस्वी को इस संसार को अलविदा कह गया। नेक्स्ट है विद्रोहों का प्रभाव। अब इन विद्रोहों का प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। विद्रोहों के प्रभाव सदैव विनाशकारी होते हैं। यह तथ्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित भी सत्य प्रतीत होता है। उसे उत्तराधिकार में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु उसके शासनकाल में होने वाले विद्रोहों ने उसे कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। वह सदैव विद्रोहों के दमन में व्यस्त रहा, अतः वह प्रशासन प्रबंध की ओर कोई विशेष ध्यान न दे सका। इन विद्रोहों के कारण साम्राज्य में चारों ओर अराजकता एवं अशांति फैल गई। परिणाम स्वरूप विशाल तुगलक साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर A.B. पांडेय का यह कहना है, इन विद्रोहों ने सुल्तान और साम्राज्य की कमर तोड़ दी तथा विघटनकारी शक्तियों को खूब प्रबल कर दिया एवं सुल्तान की मृत्यु तक तुगलक साम्राज्य का क्षेत्रफल प्रायः आधा रह गया। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक विचित्र शासक था। उसके चरित्र के संबंध में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। कुछ एक इतिहासकारों ने उसे पागल, रक्त पिपासु, काल्पनिक तथा धर्म विमुख बताया है। दूसरी ओर कुछ अन्य इतिहासकारों ने उसे समझदार, प्रजा का सेवक, आदर्शवादी तथा धर्म पालक बताया है। वास्तव में सुल्तान के चरित्र में दो विरोधी तत्वों का मिश्रण था। इसी कारण विख्यात इतिहासकार S.R. शर्मा का कहना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में एक पहेली रहा और आज तक वह उसी प्रकार ही है। चरित्र का उज्ज्वल पक्ष।
नंबर 1 है एक महान विद्वान। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। विद्या का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसने श्रेष्ठता प्राप्त न की हो। उसे तर्क शास्त्र, दर्शन, नक्षत्र विद्या, गणित और चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों के विषय में आश्चर्यजनक ज्ञान प्राप्त था। वह अरबी और फारसी साहित्य का उच्च कोटि का कवि और लेखक था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह एक कवि हो अथवा लेखक, चिकित्सक हो अथवा विद्वान, सुल्तान के बारे में बातचीत करने का साहस नहीं करता था। दूसरा है एक महान उदारवादी और दानी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक महान उदारवादी और दानी था। उसने अपने साम्राज्य में बहुत से अस्पतालों की स्थापना की थी, जहां पर रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी। वह निर्धनों से बहुत सहानुभूति रखता था। यह कहा जाता है कि उसके द्वारा आरंभ किए गए शाही लंगर में से प्रतिदिन लगभग 40,000 व्यक्ति निःशुल्क लंगर खाते थे। वह निर्धनों, भिखारियों और विद्वानों इत्यादि को खूब दान देता था। उसकी दानशीलता की कहानियाँ हातिम जैसे दानियों को भी पीछे छोड़ जाती हैं। तीसरा है उच्च चरित्र का व्यक्ति। मोहम्मद बिन तुगलक एक उच्च चरित्र का व्यक्ति था। वह अपने युग की सभी बुराइयों से मुक्त था। वह सुरा और सुंदरी के नशे से कोसों दूर था। वह बहुत सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करता था और अपनी प्रजा का अमीरों को भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता था। चौथा है धार्मिक शासक। निसंदेह मोहम्मद बिन तुगलक एक कट्टर और सच्चा मुसलमान था। वह अपना जीवन इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार व्यतीत करता था। वह प्रतिदिन 5 समय नमाज पढ़ता था और रोज़े भी रखता था। उसने अपने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। समकालीन इतिहासकार बर्नी के अनुसार सुल्तान खलीफा के आदेश के बिना पानी का एक घूंट भी पीने का साहस नहीं करता था। इसके बावजूद उसमें धार्मिक कट्टरता की भावना बिल्कुल नहीं थी। उसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने अनेक हिंदुओं को शासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया था। उसने जैन संत जिन प्रभा सूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। पांचवा है न्यायप्रिय शासक। मोहम्मद बिन तुगलक एक न्यायप्रिय सुल्तान था। वह न्याय करते समय किसी धनी, निर्धन, मुसलमान अथवा हिंदू में मतभेद नहीं करता था। उसके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी पद पर क्यों न नियुक्त हो, अपराधी प्रमाणित होने पर दंड से नहीं बच सकता था। यहाँ तक कि जब एक बार किसी व्यक्ति के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने पर काजी ने सुल्तान के विरुद्ध 21 कोड़ों का दंड सुनाया तो उसने तुरंत यह दंड स्वीकार कर लिया। यदि कोई अन्य सुल्तान होता तो उसने उस काजी का सर धड़ से अलग करवा देना था। यह सुल्तान के न्यायप्रिय होने का सर्वोत्तम उदाहरण है। छठा है एक वीर शासक। मोहम्मद बिन तुगलक एक वीर शासक था। उसने अपने जीवन में, चाहे वह राजगद्दी पर बैठने से पूर्व थे अथवा बाद में, जितने भी युद्ध किए उसमें लगभग सभी में ही अपनी सेना का नेतृत्व किया। यह घोर से घोर संकट में भी साहस का त्याग नहीं करता था। दिल्ली सल्तनत की किसी भी अन्य सुल्तान को इतने युद्ध लड़ने अथवा विद्रोहों का दमन करने का श्रेय प्राप्त नहीं है। तो ये हमने उसके उज्जवल पक्ष के बारे में चर्चा की। तो निश्चय वह एक महान सम्राट था। अब नेक्स्ट है उसका चरित्र का अंधकारमय पक्ष। नंबर 1 है दूरदर्शिता की कमी। मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र का सर्वाधिक दोषपूर्ण पक्ष यह था कि उसमें दूरदर्शिता की कमी थी। वह मन में आई बात को बिना इसका परिणाम सोचे पूर्ण करने के लिए व्याकुल हो जाता था। उसके द्वारा लागू की गई समस्त योजनाएं असफल रही। इन योजनाओं के परिणाम राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए। यदि उसने तनिक भी सोच विचार से काम लिया होता तथा अपनी प्रजा की भावनाओं को समझने का प्रयत्न किया होता तो वह समस्त कठिनाइयों से बच सकता था जिनका उसको सामना करना पड़ता तथा जो तुगलक साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का कहना है, एक शासक तथा प्रशासक के रूप में जब मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन किया जाता है तो यह कहना पड़ता है कि वह पूर्ण रूपेण असफल रहा। दूसरा है निर्दयी तथा रक्त पिपासु। मोहम्मद बिन तुगलक के आचरण का एक बड़ा दोष यह था कि वह एक निर्दयी तथा रक्त पिपासु शासक था। वह छोटा सा अपराध करने पर भी अपराधियों को मृत्युदंड दे देता था। उनको या तो हाथियों के पांव तले कुचल दिया जाता था या फिर कोई अन्य निर्दयतापूर्ण सजा दी जाती थी।
इससे संबंधित समकालीन इतिहासकार इब्न बतूता द्वारा बताई गई सजाएं इतनी भयानक हैं कि सुनकर दिल कांप उठता है। वह लिखता है कि उसके महल के आसपास प्रतिदिन लाशों के ढेर लगे रहते थे। वह इतना जालिम था कि उसने अपने भतीजे गुरशास्प की विद्रोह करने के जुर्म में जीवित ही चमड़ी खिंचवा दी थी तथा उसके मांस को पकाकर उसके परिवार के सदस्यों को खाने के लिए विवश कर दिया था। ऐसे अत्याचारी शासक को भला प्रजा किस प्रकार प्रेम कर सकती थी। तीसरा है अभिमानी तथा जिद्दी। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अभिमानी व्यक्ति था। वह जो भी काम करता था उससे संबंधित अपने मंत्रियों का परामर्श कभी नहीं लेता था, क्योंकि उसका विचार था कि उससे अधिक समझदार अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इस अभिमान के कारण उसका दिमाग घूम गया था। इसके अतिरिक्त वह बहुत ज़िद्दी भी था। एक बार जो बात उसके दिमाग में आ जाती थी तो वो चाहे गलत हो या ठीक पूर्ण करके ही सांस लेता था। उदाहरणतः जब उसने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी परिवर्तित की तो उसने अपनी ज़िद के कारण दिल्ली के व्यक्तियों को क्या जानवरों तक को दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया। सुल्तान के ऐसे बेहुदा कार्यों के कारण प्रजा का उसके विरुद्ध होना स्वाभाविक ही था। चौथा है उतावले स्वभाव का व्यक्ति। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही उतावले स्वभाव का व्यक्ति था। उसमें धैर्य की कमी थी। वह जो भी योजना तैयार करता उसको व्यवहारिक रूप में लागू करने में बहुत शीघ्रता करता था। इस स्वभाव के कारण वह अपनी योजनाओं को पूर्ण होने से पूर्व ही छोड़ देता था। इस कारण प्रजा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि यद्यपि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, परंतु फिर भी उसके चरित्र में दो विपरीत तत्वों का मिश्रण अवश्य था। यद्यपि वह एक और महान विद्वान, दानी, सहनशील, बहादुर योद्धा, सच्चा मुसलमान तथा न्यायप्रिय सुल्तान था, तो दूसरी ओर वह बड़ा बेवकूफ़, अत्याचारी, अभिमानी, जिद्दी तथा बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। इसी कारण भले ही उसने अपने शासनकाल के प्रारंभ में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु उसकी मृत्यु होते ही साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग स्वतंत्र हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आगा मेहदी हुसैन के विचारानुसार इतिहास के निर्णयानुसार वह मोहम्मद बिन तुगलक न तो काल्पनिक था तथा न ही अव्यावहारिक था, न ही वह पागल था, न ही उसकी महान योजनाएं मानवीय बुद्धि से बाहर थी। वास्तव में वह अपने युग से बहुत आगे था।